नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक और नई अग्निवीर की क्लास लेके। जी हाँ दोस्तों, हमने टोटल 25 मॉडल पेपर कर लिए हैं अग्निवीर के। दोस्तों 25 मॉडल जिन्होंने पेपर नहीं देखे हैं वो जल्दी से जाएं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ, आप लोग कंटिन्यू वॉच कर लीजिए। एग्जाम में हूबहू क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। आज ये हमारा अग्निवीर संबंधित पहला संभावित पेपर है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, संभावित पेपर का मतलब एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चंस 100% आएंगे। दोस्तों आपके पास आज से 9 दिन बचे हुए, तो अच्छे से पढ़ाई कर लें। मैं आज इस क्लास के अंदर आपके लिए 25 क्वेश्चंस का चैलेंज लेके आया हूं दोस्तों। आप लोग 25 में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं चैलेंज एक्सेप्ट करें और कमेंट में आंसर देंगे दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 25 क्वेश्चन का चैलेंज है आपके लिए दोस्तों। आप लोग पूरा एक्सेप्ट करेंगे चैलेंज और कंटिन्यू सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा बताइए? यूरियस, प्रोटेस, सल्फेट या ट्रिप्सिन? बताइए कमेंट करके क्या राइट ऑप्शन होने वाला है इस प्रश्न के लिए। आज आपके लिए दोस्तों ये 25 क्वेश्चन का चैलेंज लेके आया हूं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए क्लास, ठीक है? तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा दोस्तों, ठीक है? चलिए इस प्रश्न का जवाब दें सभी प्यारे सिपाही, क्या राइट ऑप्शन रहेगा? बताइए जल्दी से क्या राइट ऑप्शन होगा। बिल्कुल सभी बच्चे एक ही ऑप्शन टिक करें, गुरुजी डी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है, ट्रिप्सिन, ठीक है? तो प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन है दोस्तों। ऑप्शन डी को सभी बच्चे टिक करेंगे। अंत तक जरूर वॉच करना। आज ये पहला संभावित पेपर है दोस्तों, पहला संभावित पेपर है। और संभावित पेपर का मतलब दोस्तों इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम को देखने को मिलेंगे दोस्तों। आज पहला संभावित पेपर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है? अंत तक वॉच करना क्लास को। आपके लिए चैलेंज है दोस्तों 25 क्वेश्चन का, कंप्लीट करके जाना दोस्तों। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पारित किया गया था दोस्तों? बताइए दोस्तों वो कौन सा अधिवेशन था दोस्तों? बताइए, कलकत्ता अधिवेशन था, बंबई अधिवेशन था, गया अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन था? दोस्तों अगर बात करिए असहयोग आंदोलन, दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, तो ध्यान रखिएगा ये कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था दोस्तों, ठीक है? और ये दोस्तों आप ध्यान रखें तो ये गया था दोस्तों, आप ध्यान रखें, कलकत्ता अधिवेशन में दोस्तों। किस अधिवेशन में पहला प्रस्ताव इसका पारित किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन। ये कब कब गया था दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे 4 दिसंबर 1920 को दोस्तों। 4 दिसंबर 1920 को दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन में इसको पारित किया गया था, लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में दोस्तों। सॉरी, लाल बहादुर नहीं, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में दोस्तों इसको पारित किया गया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यहीं पर दोस्तों अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता है। पहला जनधन आंदोलन था दोस्तों। यहां पर दोस्तों सभी लोगों ने हड़ताल करी थी और दोस्तों चोरा चोरी कांड हो गया था दोस्तों। आप सभी को पता होगा कि 4 फरवरी 1922 को चोरी कांड हो जाता है दोस्तों इसी आंदोलन के तहत दोस्तों, ठीक है? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है यहां से क्वेश्चन आपके लिए। तो कलकत्ता अधिवेशन बिल्कुल सही जवाब जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन 3 है। भारत का सबसे बड़ा बाघ किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या मणिपुर में? सभी सिपाही कमेंट करें। भाई जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी यूट्यूब पर क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजेगा। आज ये संभावित पेपर पहला दोस्तों उन सभी स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए जिन्होंने अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं करी और वो चाहते हैं कि इन 10 दिनों में हमारा सिलेक्शन हो, अच्छे से पढ़ लें। तो आप इन संभावित पेपर को पूरा देखकर जाइएगा। आज ये पहला संभावित पेपर है, बताइए। तो बिल्कुल आप लोग बी ऑप्शन टिक करें, बिल्कुल सही है दोस्तों। ये आंध्र प्रदेश के श्री सेलम में है दोस्तों, है ना? आंध्र प्रदेश के श्री सेलम में, ठीक है? आंध्र प्रदेश के श्री सेलम जगह पे ये स्थित है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। 25 क्वेश्चन का टारगेट है दोस्तों आज आपका। 25 क्वेश्चन को टारगेट आपको पूरा करना आज। देहिंग पटकई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मैं आशा करता हूं कि आप सभी क्वेश्चन 25 में से 25 पढ़ोगे। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम या गोवा? आप लोग कमेंट करें क्या राइट ऑप्शन होगा। देहिंग पटकाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सभी प्यारे सिपाही कमेंट करेंगे। देहिंग पटकाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम या गोवा? क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सी ऑप्शन सही जवाब जाएगा दोस्तों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पर इंपोर्टेंट टिक कर लें। एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार ये देहिंग पटकाई महोत्सव दोस्तों, ठीक है? यहाँ पर अगर असम की बात करें तो यहाँ से आप बिहू ध्यान रखेंगे दोस्तों, बिहू उत्सव भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। बिहू उत्सव बहुत पूछा जाता है। और एक ध्यान रखेंगे अंबुबाची उत्सव दोस्तों, अंबुबाची बहुत बार पूछा गया है। कोई सा भी एग्जाम हो ये क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। अंबुबाची दोस्तों ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है बिहू और अंबुबाची। और एक और ध्यान रखेंगे चाय महोत्सव। चाय महोत्सव आप सभी को पता है असम की फेमस है चाय, तो चाय महोत्सव तो होना ही है, चाय महोत्सव। तो ये कुछ इंपोर्टेंट महोत्सव है दोस्तों असम से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसमें से सबसे ज्यादा पूछने वाले मैं आपको बता देता हूं, एक तो ये अंबुबाची और एक देहिंग पटकाई।
ये दो तो बहुत ही पूछे जाते हैं और बिहू भी पूछा जाता है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब देंगे सभी प्यारे सिपाही। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? बताइए, यमुना, नर्मदा, लूणी या सोन? बताइए दोस्तों। लूणी नदी की बात करें तो अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है दोस्तों अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, इस क्वेश्चन में, एक और क्वेश्चन में अगर आपको पूछ लूं, आप लोग मुझे बताइए कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? आपके लिए यह प्रश्न है कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई करें दोस्तों। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई करेंगे, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी। दोस्तों जिनको नहीं पता वो ध्यान रखिएगा, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल है, जो चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है दोस्तों। इटावा से यमुना में मिल जाती है दोस्तों। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों, ध्यान रखिए। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है नदी भ्रंश घाटी, नर्मदा नदी दोस्तों। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे सभी स्टूडेंट्स। तो जितने भी स्टूडेंट क्लास देख रहे हैं वो ऑप्शन बी को टिक करेंगे इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला दोस्तों, एग्जाम में पूछने योग्य क्वेश्चन रहेंगे ये आप सभी के, ठीक है। निम्न में से कौन एक विद्युत का सुचालक है? कमेंट करके बताइए। अक्रिय गैसें, प्लाज्मा, जलवाष्प या वायु? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी सिपाही कमेंट करेंगे। निम्न में से कौन एक विद्युत का सुचालक है? आज आपके लिए दोस्तों 25 क्वेश्चन का टारगेट है, 25 क्वेश्चन का चैलेंज है आपके लिए। आप देखते हैं कितने क्वेश्चन सही करते हैं, इससे आपकी तैयारी का पता चलेगा कि आपने इतने दिन में कितनी अच्छी तैयारी करी। बताइए क्या राइट ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न में? सभी बच्चे बताएंगे जिनको आता है इस प्रश्न का जवाब। तो भाई अक्रिय गैस जो टिक कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, जो बच्चे वायु टिक कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं, जो जलवाष्प टिक कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं, मतलब बी वाले बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। तो दोस्तों इनमें से प्लाज्मा एक विद्युत सुचालक है दोस्तों। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो जिस भी स्टूडेंट ने बी ऑप्शन को टिक किया बिल्कुल सही टिक किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जो लोग दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो कहीं भी ना भटके दोस्तों। इस चैनल पर आपके लिए जल्द ही क्लासेस दिल्ली पुलिस की भी लग जाएंगी दोस्तों, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही शानदार मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करिए। जैसे आप साइंस का वेटेज 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स के हैं ना, उसी तरह मैथ्स के क्वेश्चन भी 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स के हैं। तो मैथ के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। यदि एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि होती है और हर में 40% की वृद्धि होती है तो परिणामी भिन्न है 1 सही 1/20 हो जाती है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। 7/4, 3/5, 4/3 या 2/3? बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों जो इंग्लिश में देख रहे हैं तो उसको अंश को मैं बता दूं, अंश को बोलते हैं नुमरेटर और हर को बोलते हैं डेनोमिनेटर, ठीक है। तो नुमरेटर में 200% की वृद्धि हो रही है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, और जो डिनोमिनेटर है वो 400% से इंक्रीज हो रहा है। तो जो रिजल्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 1 सही 1/20। तो आपको ओरिजिनल फ्रैक्शन मतलब मूल भिन्न आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए अंश, यहां पर देखो अंश, यहां पर हम लिखते हैं अंश, ठीक है। यहां पर अंश और यहां पर लिखते हैं हम हर, ठीक है, अंश बट्टा हर। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अंश में 200% की वृद्धि हो रही है। अब आप खुद देखिए हमेशा वैल्यू 100% पहले से ही होती है, अब उसमें 200% की और वृद्धि हो रही है तो भिन्न अब कितने की हो जाएगी? 300% की हो जाएगी। कितने प्रतिशत की हो जाएगी? 300% की हो जाएगी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर दूसरे में हर में कितने की वृद्धि हो रही है? 400% की इंक्रीज हो रही है दोस्तों। तो 100% तो पहले ही होता है, 100% तो पहले से ही होता है। अब 400% और आ रहा है तो टोटल कितनी होगी? 500%। कितनी होगी दोस्तों? 500%, 500%। और जो परिणाम मिल रही है वो कितनी मिल रही है? यहां पर देखो ये ऐसा लिखा हुआ 1 सही 1/20, 1 सही 1/20, यानी कि ये मिश्रित भिन्न है। पहले इसको सरल भिन्न बनाए, इंग्लिश में कहे तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। देखिए 20 से कम 20 और 21, 21/20। परिणामी भिन्न कितनी मिल रही है? 21/20 मिल रही है दोस्तों। कितनी मिल रही है? 21/20। परिणामी भिन्न कितनी मिल रही है? 21/20। अब चलिए वैल्यू टर्मिनेट करिए। अब कुछ नहीं करना, इजी बढ़िया सॉल्व। अब सॉल्व करिए। देखिए परसेंट से परसेंट गया, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 5 एकम 5 और 5 चौके 20, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। कितना आंसर आया? 7/4। किस ऑप्शन में दिख रहा है गुरुजी? पहले ऑप्शन में। तो इजी क्वेश्चन था, आई थिंक सभी बच्चों ने ये कर लिया होगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं हुई सभी को। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। मैं तो यही कह रहा हूं दोस्तों, आप सभी मॉडल पेपर देखकर जाइए। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो 25 मॉडल पेपर अब तक हमने कवर कर लिए अग्निवीर के। अगर आप लोग को सिलेक्शन लेना है दोस्तों, उन मॉडल पेपर को जरूर देखकर जाइएगा। मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मॉडल पेपर सीरीज का। आप लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। और उन सभी मॉडल पेपर की दोस्तों मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी है टेलीग्राम चैनल पर। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जल्दी से ज्वाइन करिए।
और जो बच्चे चाहते हैं दोस्तों 10 दिनों में सिलेक्शन लेना, उनके लिए मैंने स्पेशल क्लास बनाई है। उनमें दोस्तों मैंने वो टॉपिक्स बताए हैं जो उनको पढ़ के जाओगे तो आप 100% अच्छा स्कोर करके आओगे। उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। काला घोड़ा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है, सभी बच्चे बताएंगे। देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन आपके लिए हो जाएगा महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा मणिपुर, तीसरा मेघालय और चौथा मिजोरम। बताइए क्या राइट ऑप्शन होगा? काला घोड़ा कला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको, बताइए क्या राइट ऑप्शन होगा? बिल्कुल ए ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो महाराष्ट्र से दोस्तों इंपोर्टेंट उत्सव पूछे जाएंगे, तो उन इंपोर्टेंट उत्सव में तो सबसे पहले आप गुड़ी पड़वा ध्यान रखेंगे दोस्तों। गुड़ी पड़वा तो न जाने कितनी बार पूछा, चाहे कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, ये तो पूछा ही जाता है। गुड़ी पड़वा उत्सव तो दोस्तों कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम में पूछा ही जाता है दोस्तों। और एक एलिफेंटा उत्सव दोस्तों, एलिफेंटा तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एलिफेंटा भी बहुत बार पूछा जाता है। एलिफेंटा भी दोस्तों महाराष्ट्र का ही है दोस्तों, एक उत्सव बहुत बार पूछा गया है, एलिफेंटा महोत्सव है ना। और एक और नाम ध्यान रखेंगे दोस्तों, उसका नाम है विठोबा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। विठोबा ये भी बहुत बार पूछा गया दोस्तों एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो आप इसको भी अच्छे से पढ़िएगा। तो आपको महाराष्ट्र के सिर्फ 3 उत्सव पढ़ने, एक तो गुड़ी पड़वा, दूसरा एलिफेंटा और तीसरा विठोबा। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों आपके लिए। ठीक है, बने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो रहा है? गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों यहाँ पे क है। ठीक है, बताइए गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? जयदेव, बाणभट्ट, कल्हड़ या हर्षवर्धन? बताइए दोस्तों। अगर दोस्तों हर्षवर्धन की बात करें दोस्तों, तो यहां पर इनकी 3 पुस्तकें ध्यान रखेंगे। एक तो ध्यान रखेंगे नागानंद ध्यान रखेंगे दोस्तों, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, ये 3 एग्जाम में पूछी जाती, चाहे कोई भी एग्जाम हो। प्रियदर्शिका एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। प्रियदर्शिका, यहाँ पे अ का मात्रा नहीं आएगा दोस्तों, वो गलत लग गया, यहाँ पर अ का मात्रा नहीं आएगा। ठीक है, और हर्षवर्धन की एक और है दोस्तों, रत्नावली दोस्तों, रत्नावली। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तकें हैं जो आपको एग्जाम में पूछी जाएगी, मेरी गारंटी है दोस्तों। आपको पूछा है गीत गोविंद, कौन सी पुस्तक पूछी है? गीत गोविंद, तो इसके लेखक कौन है? जयदेव है दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो जितने भी स्टूडेंट ने ऑप्शन ए को टिक किया, बिल्कुल सही टिक किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं दोस्तों। सोमनाथ मंदिर दोस्तों, बताइए सोमनाथ मंदिर की बात करें दोस्तों, बताइए किस राज्य में स्थित है दोस्तों? बताइए सोमनाथ मंदिर दोस्तों, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या बिहार? क्या राइट ऑप्शन होगा दोस्तों? ये वही सोमनाथ मंदिर है दोस्तों जिस पर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था दोस्तों, है ना, ध्यान रखिएगा। क्या राइट ऑप्शन रहेगा दोस्तों? ये सोमनाथ मंदिर दोस्तों आप ध्यान रखें, ये गुजरात में है, गुजरात में है दोस्तों। ये सोमनाथ मंदिर आपके गुजरात में है दोस्तों, चालुक्य शासकों का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुजरात के चालुक्य उन्होंने बनवाया था ये मंदिर। बताइए किस राज्य में है दोस्तों? अच्छा, मैंने ही बता दिया आपको, गुजरात में। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर दोस्तों। तो किस किस स्टूडेंट ने ऑप्शन सी को लॉक किया दोस्तों? ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब जाएगा इस प्रश्न के लिए दोस्तों। ठीक है, अब गुजरात में दोस्तों 2 मंदिर और ध्यान रखेंगे, आपको 2 मंदिर और ध्यान रखना, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप द्वारकाधीश मंदिर दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, द्वारिकाधीश मंदिर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये मंदिर 100% गारंटी, कोई भी एग्जाम दे लो आप, उसमें ये पूछे ही जाते हैं। एक तो द्वारिकाधीश मंदिर ध्यान रखना, और एक रुक्मणी मंदिर ध्यान रखना दोस्तों। रुक्मणी मंदिर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, रुक्मणी से याद आ रहा अपन को, रुक्मणी देवी अरुंधल जो भरतनाट्यम की प्रसिद्ध कलाकार है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 बताइए लोहे में जंग लगना निम्न में से मुख्य कारक क्या है? लोहे में जंग लगना उसका मुख्य कारक क्या है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नियोन? बताएं कमेंट करके क्या राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न में बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा आपके लिए, बताइए क्या ऑप्शन सही जाएगा? सभी बच्चे बताएंगे। बिल्कुल ए ऑप्शन टिक कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 12वां क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, विद कंसेप्ट कराऊंगा, ट्रिक से कराऊंगा, दिमाग में बैठ जाएगी एक बार में ही। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, हम इसको ट्रिक से करेंगे, ट्रिक से। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य 1/2/5 है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? बताइए यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 1/2/5 है,
तो लाभ प्रतिशत क्या है? 20%, 15%, 40% या 25%? समझने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से करिएगा। सबसे पहले तो देखो 1/5, 1/5 को दोस्तों 1/5, 1/5 को आप सरल भिन्न बनाएंगे, यानी कि इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो 5 और 2 7/5 हो गया। कितना हो गया? 7/5 हो गया। अब आप खुद देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक तरफ तो आप लिखेंगे, एक तरफ तो लिखेंगे एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस एसपी। देखिए सेलिंग प्राइस, देखिए विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य लागत मूल्य कितना, कॉस्ट प्राइस कितनी है? 7/5, 7/5 है दोस्तों। तो लाभ प्रतिशत क्या है? यही क्वेश्चन है पूछा है। अब इधर लिखिए दोस्तों क्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य, और सॉरी क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, और यहां लिखेंगे विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। अब देखिए विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य, ये क्या है दोस्तों? ये आपका लागत मूल्य और ये आपका क्या है? विक्रय मूल्य। ये क्या है? विक्रय मूल्य। तो देखिए उसका 1/5 है, यानी क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य कितना 5 है, और ये और विक्रय मूल्य आपके कितना 7 है। ये वाला क्या होता है? नीचे वाला लागत मूल्य है दोस्तों, ठीक है, और ये क्या है? विक्रय मूल्य है। तो यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है गुरुजी? यहाँ पर 2 का अंतर आता है। किसके ऊपर अंतर आता है? हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर यहाँ पर आ रहा है। तो 100 पर कितने का आएगा? बस वैल्यू टर्मिनेट करना है और 40% आंसर निकालना आपके सामने। कैसे 40%? ये देखिए 5 दूनी 10 और 20 दूनी 40, यानी 40% आंसर आया। उसको 40% का लाभ है दोस्तों। उसका कितने का लाभ है? 40% का, यानी कि सी ऑप्शन को टिक करेंगे। समझ में आ गया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है? पंचायतों की संरचना, सीट का आरक्षण, पंचायतों का गठन, पंचायत की अवधि। कमेंट करेंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टि से। तो भाई पंचायत की अवधि के लिए है दोस्तों, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है? तो आप बोलेंगे पंचायत की अवधि से संबंधित। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 14। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी है? बताइए कमेंट करके। चांदी, पीतल, सोना या एल्यूमिनियम? हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज ये संभावित पेपर पहला है, उन सभी स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए जिन्होंने अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं करी और जो स्टूडेंट सिलेक्शन लेना चाहते हैं दोस्तों, उन स्टूडेंट तक तो जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि ये संभावित पेपर पहला है और इन्हीं में से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में दोस्तों। तो हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, ठीक है। हमने ऑलरेडी यहाँ पर कितनी 25 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए। जिन्होंने नहीं देखा हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया हो, आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए और जल्दी से उन सभी मॉडल पेपर को देख लीजिए। आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे दोस्तों। ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक धातु कौन सी है? इनमें से बताएं कमेंट करके। किस किस को आता है ये प्रश्न का जवाब? सभी प्यारे सिपाही कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल ए ऑप्शन को टिक कर रहे हैं। हाँ, चांदी ही है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ना पीतल है, ना ही सोना, ना ही एल्यूमिनियम है। तो सबसे अच्छी सुचालक कौन है? ऊष्मा की, यानी ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब दें। बहुत ही प्यारा सा है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। कमेंट करें। 70 से 66, 66 से 58, 58 से 46 और 46 से 30। क्या होगा इसका? 4 ऑप्शन आपके सामने। सीरीज बिल्कुल स्लो चल रही है। चलिए 70 से 60 हो रही है गुरु जी, -4 हो रहा है, यानी वैल्यू घट रही है। अब देखिए यहां पर कितना हो रहा है? 8 और 5। यहां पर कितना का गैप आ रहा है? 8 का गैप आ रहा है। यहां पर भी -8 हो रहा है। यहां पर कितना हो रहा है? यहां पर देखा जाए 8 में 6 का 2, 12 का गैप हो रहा है, -12। और यहां पर कितने का हो रहा है? यहां पर 12 का हो रहा है। आगे कितने का होगा जल्दी से बताएं। आगे अगर देखा जाए 6, 4, 16 का गैप हो रहा है दोस्तों। कितने का? 16 का। अब फिर आगे कितने का आना चाहिए? अब देखिए ये क्या बना, रिलेशन बना। 4 1 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, यानी 30 में से 20 घटाएंगे 10। आंसर आपके सामने दिख रहा है। कौन सा? ऑप्शन ए। तो बिल्कुल ऑप्शन ए को टिक करें। इजी क्वेश्चन था, सभी बच्चों ने कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या संसद? इजी क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी से बताएं। आपके लिए 25 क्वेश्चन का टारगेट है दोस्तों। आज आपको ये पूरा टारगेट करना है और कितने क्वेश्चन सही करेंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारी को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसका है? संसद का है दोस्तों। संसद के 2 सदन कौन कौन से? कमेंट करके बताएंगे मेरे सभी प्यारे सिपाही। सभी बच्चे बताएंगे कि संसद के दोनों सदन कौन कौन से? कमेंट करके। मैंने क्वेश्चन 16 में आपको पूछा है कि संसद के 2 सदन कौन कौन से? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह? कमेंट करके बताएं। तो बिल्कुल आप ए ऑप्शन को टिक करेंगे। गुलजारी लाल नंदा थे दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दें। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस भाग में किया गया है दोस्तों? बताइए। मौलिक कर्तव्य, अगर अनुच्छेद पूछे तो ध्यान रखेंगे 51A।
अनुच्छेद पूछे तो 51A दोस्तों, ध्यान रखिएगा 51A, ठीक है। हमें भाग पूछा, भाग 4A, भाग 4, भाग 3 या अनुसूची 4A, बताइए क्या राइट ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए? कमेंट करके बताएंगे मेरे सभी सिपाही। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए। तो ये ध्यान रखेंगे, भाग 4A में किया गया दोस्तों। किसमें उल्लेख किया गया इसका? भाग 4A में दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 बताइए, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चों को आना चाहिए। ये क्वेश्चन कोई गलत नहीं करेगा, ये क्वेश्चन कोई गलत नहीं करेगा, इजी क्वेश्चन है। CH4, H2O, O2 या CO2, इजी क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट्स बताएं कमेंट करके क्या राइट ऑप्शन रहेगा? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? कमेंट करके जिनको आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सूत्रों से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। H2O, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब दें। पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? बताइए, नाइट्रेट ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या ओजोन? पता है कमेंट करके दोस्तों। साइंस का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा। जो बच्चे दोस्तों अभी भी कंफ्यूजन में हैं कि हम क्या टॉपिक्स पढ़ें, किन टॉपिक्स को पढ़ें, कितने टॉपिक्स को पढ़ें, किस पर समय ज्यादा दें, कितना पढ़ें, इन सभी के डाउट मैंने एक वीडियो बनाई थी कल आपके लिए, उसमें जल्दी से देखिए। उन टॉपिक्स को आप पढ़कर जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छे नंबरों से आप पास हो जाओगे दोस्तों। आप लोग सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, लिंक उस वीडियो का मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बताइए इस प्रश्न में क्या होगा? पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? सभी सिपाही बताएंगे। वो है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों। ऑप्शन बी को टिक करेंगे सभी स्टूडेंट्स। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब दीजिए। एक मशीन को 10% लाभ पर 3,300 में बेचा जाता है, यदि उसे 4,200 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। इजी क्वेश्चन है। 25 लाभ, 25% हानि, 25% लाभ, 40% हानि या 40% लाभ? कमेंट करें क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे दोस्तों। कमेंट करके बताएंगे, जिनको आता है वो कमेंट करें, जिनको ना आता है वो देखें। देखिए दोस्तों, आपको 3,300 रुपए में एक मशीन बेची जा रही है दोस्तों। 3,000, आप 3,300 में एक मशीन को बेच रहे हो, बेच दी, ठीक है, लेकिन आपको उस पर कितने का लाभ हुआ? 10% का लाभ हुआ। 10% का लाभ मतलब 110% का लाभ हुआ आपको, ठीक है। अब आप 4,200 में उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहोगे, आपको ये पूछा है। तो देखिए ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो 110 बट्टा 3,300, 110 बट्टा 3,300 गुणा 4,200, क्योंकि हमें पूछा है ना कि आप इससे कितने लाभ पर बेचना चाहोगे 4,200 में। तो यहाँ पर आप वैल्यू टर्मिनेट करिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, ठीक है। 11 से काटिए, 11 दाएं 110 और 11 तिया 33, 3 की टेबल से काटिए, 14 तिया 42, कितना आया? 140%। कितना आया? 140%। 140%। अब इसमें देखिए 140 के अंदर दो चीज शामिल है, एक तो 100% जो आपका क्रय मूल्य है, 100% जो आपका क्रय मूल्य है, और 40% बचा वो आपका लाभ है। तो हमें क्वेश्चन में वही पूछा है, 40% का आपको लाभ हुआ है दोस्तों। कहाँ है? ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर ये आया बहुत ही शानदार। 22 क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब दें सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सी नदी को 5 नदी में शामिल नहीं किया जाता है? झेलम, रावी, चिनाब, सिंधु? बताइए दोस्तों। और दोस्तों अगर बात करिए रावी नदी की, तो यहां पर दोस्तों हड़प्पा सभ्यता स्थित है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता दोस्तों है ना, हड़प्पा सभ्यता दोस्तों, जिसकी खोज 1921 में, ध्यान रखेंगे, दयाराम साहनी ने करी थी दोस्तों। 1921 में खोज हुई थी दोस्तों इसकी, और रावी नदी पर है दोस्तों। दयाराम साहनी इसकी खोज करता है, ठीक है। बताइए दोस्तों क्या राइट ऑप्शन रहेगा। और सिंधु नदी पर 2 सभ्यताएं देखने को मिलेंगी, वो है मोहनजोदड़ो और चनूदड़ो। ये दोनों को दोनों, ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चनूदड़ो, ये तीनों के तीनों वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों, ठीक है। मोहनजोदड़ो और चनूदड़ी इसी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग इसको ऑप्शन क्या टिक करेंगे? ये सिंधु नदी दोस्तों आपके 5 नदियों में शामिल नहीं है। झेलम शामिल है, रावी शामिल है, लेकिन चिनाब भी शामिल, लेकिन ये सिंधु नदी शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। माना दर्रा किस राज्य में स्थित है? बताइए, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में? उत्तराखंड दोस्तों यहाँ पर 2 बार आ गया, ठीक है। आप एक ऑप्शन को टर्मिनेट कर दें। बताइए दोस्तों,
क्या ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन में? मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ सकता हूं, चलो मैं पूछ लेता हूं। आप लोग शिपकीला दर्रा बताइए कहां पर है, कमेंट करके बताएंगे। जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं आप लोगों के कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, आप लोग कमेंट करिएगा शिपकीला दर्रा कहाँ है, ठीक है। एक तो आपको ये बताना है, और आप और ध्यान रख सकते हैं दोस्तों, बाडालाचला दर्रा कहाँ है ये बताइए। ये दो दर्रे आप लोग बताकर देंगे कमेंट सेक्शन में, शिपकीला दर्रा कहाँ है और बाडालाचला दर्रा कहाँ है, कमेंट सेक्शन में। तो माना दर्रा आपको पूछा दोस्तों, आप माना दर्रा कहाँ पर टिक करोगे, कौन से ऑप्शन को टिक करोगे? बिल्कुल ये हिमाचल प्रदेश का है दोस्तों। कौन सा दर्रा है ये? हिमाचल प्रदेश का दर्रा है। तो आप लोग किस ऑप्शन को टिक करेंगे, यानी कि ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। ध्वनि की तीव्रता को किसके द्वारा मापी जाती है? पार्सेक के द्वारा, डायोप्टर के द्वारा, डेसिबल के द्वारा, या फिर पास्कल के द्वारा? कमेंट करके बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, अगर ये क्लास लगती है आपको इंपॉर्टेंट है, ये संभावित पेपर लगता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इस क्लास को लाइक कर दो दोस्तों। आप लोग जब लाइक करते हैं तो अब दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। आप लोग लाइक जरूर किया करें दोस्तों, है ना। मैं आपको जितना हो सके उतना अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन आए, इन्हीं संभावित पेपर में से क्वेश्चन देखने को मिले दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग लाइक वाइक कर दिया करो दोस्तों। ध्वनि की तीव्रता को किसके द्वारा मापी जाती है? तो आप ध्यान रखेंगे डेसिबल में दोस्तों। ऑप्शन बी को डेसिबल में नापी जाती है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे सभी स्टूडेंट्स। बने अगला और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 दोस्तों अंतिम प्रश्न है, ध्यान से कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स। देखो आपको दोस्तों आज यहाँ पर 25वां क्वेश्चन है, अंतिम है, और इन सभी 25 में से आपके लिए चैलेंज मैंने बताया था स्टार्टिंग में, 25 क्वेश्चन का चैलेंज है आप लोगों के लिए, ठीक है। बताइए मस्तिष्क के किस भाग में चेतना व जागृति पाई जाती है? कमेंट करिए, सभी प्यारे सिपाही कमेंट करेंगे। प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, थैलेमस में या पोन्स में? सभी स्टूडेंट्स बताएं जो भी क्लास देख रही हैं। दोस्तों ये क्लास उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा दोस्तों जिन्होंने अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं करी है और वो चाहते हैं कि इन 10 दिनों में अच्छे से तैयारी करें ताकि सिलेक्शन हो जाए। तो आप उन स्टूडेंट तक जरूर ये मॉडल पेपर और ये संभावित पेपर जरूर पहुंचाइएगा दोस्तों। और आपको दोस्तों अगर इस मॉडल पेपर की, अगर ये संभावित पेपर की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जुड़िएगा मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना। तो कमेंट करें मस्तिष्क के किस भाग में चेतना व जागृति पाई जाती है दोस्तों। बिल्कुल इजी प्रश्न है, जो बच्चे ए ऑप्शन टिक करें गलत करें भाई, इतना इजी क्वेश्चन भी गलत मत करो। डी ऑप्शन वाले भी गलत हैं, सी वाले भी गलत हैं, जो बी ऑप्शन टिक करे वो सही है बिल्कुल। मस्तिष्क के अनुमस्तिष्क भाग में चेतना व जागृति पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। तो आज ये अंतिम प्रश्न था, आज यहाँ पर कंप्लीट हो गई है संभावित पेपर। आज यहाँ पर पहला कंप्लीट हुआ है, पहला संभावित पेपर कंप्लीट हुआ। अब इसमें से मैंने आपको कितने क्वेश्चन पूछे? 25 क्वेश्चन पूछे। कितने क्वेश्चन पूछे दोस्तों मैंने आपसे? 25 क्वेश्चन पूछे हैं दोस्तों। कितने पूछे? 25 क्वेश्चन। अब आप लोग मुझे कमेंट करें कि आपने 25 में से कितने सही किए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग जरूर कमेंट किया करें दोस्तों, आप लोग रेस्पॉन्स किया करें दोस्तों हर क्वेश्चन का जवाब। बताइए आप लोगों ने 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए। मैं आशा करता हूं कि आपने 25 में से 20 या 22 प्लस सही किए होंगे, तो आपकी बहुत ही शानदार लेवल की तैयारी चल रही है दोस्तों। देखो आज से आपके पास 9 दिन बचे हुए हैं दोस्तों। इन 9 दिन में अगर आपको सिलेक्शन लेना, अच्छे से पढ़ना है, तो ये जो आपके संभावित पेपर चालू किए हैं आज से मैंने, वो उनको जरूर पढ़ के जाइएगा दोस्तों। एग्जाम में पूछे जाएंगे वो प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। आज यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हुई हो दोस्तों तो एक बार इस क्लास को लाइक कर देंगे और अपने सभी मित्रों में शेयर करके आए, उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा दोस्तों। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिन्होंने अच्छे से तैयारी नहीं करी दोस्तों, ठीक है, वो उनको पढ़ के मॉडल पेपर और इस संभावित पेपर को पढ़ के अपना स्कोर अच्छा सा कर सके। आप भी पढ़िए, उन्हें भी शेयर करिए। और जो भी स्टूडेंट्स पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो एक बार चैनल को भी कर लेंगे सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देंगे, ताकि मैं जब भी यूट्यूब पर सबसे पहले क्लास लेके आऊं, यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजेगा दोस्तों। अगर आप लोग एग्जाम में ये सभी मॉडल पेपर या फिर ये संभावित पेपर देखकर चले जाते हैं दोस्तों, तो मैं 100% की गारंटी ले रहा हूं इनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हमने जो 25 मॉडल पेपर किए ना, उसमें से हमने कितने 520 के समथिंग क्वेश्चन कर लिए दोस्तों। अगर आपको 520 क्वेश्चन पढ़कर चले जाते हैं तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं गुरुजी पीडीएफ कहां मिलेगी दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए दोस्तों, और उन सभी पेपर्स का, उन सभी पीडीएफ का मुफ्त में फायदा उठाइए दोस्तों, पढ़िए दोस्तों, ठीक है। और हाँ, मैं सभी को बता देता हूं, जो भी नए जुड़ रहे हैं उनको क्लास का टाइम 8 PM रहता है दोस्तों। क्लास का टाइम 8 PM रहता है। आप लोग डेली जुड़ेंगे और डेली बेसिस पर अपनी पढ़ाई करेंगे कंसिस्टेंसी से, ताकि आपको सिलेक्शन मिल सके दोस्तों, ठीक है।
हम रोज इसी टाइम पर क्लास लेके आते हैं दोस्तों। कल भी मिलेंगे इसी टाइम पर एक दूसरे मॉडल संभावित पेपर के साथ। आज ये पहला था। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।